हम लोगों ने कक्षा 11 की क्लासों में फलन को देखा था। फलन को पढ़ने के बाद फलन पर आधारित हम लोगों ने अवकलन को परिभाषित किया था। यदि कोई फलन y(x) का फलन है, x पर डिपेंड कर रहा है, तो y का उस x के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं, अवकल गुणांक निकालते हैं, तो उसे हम dy/dx से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कहा जाता है कि इसे दिए गए फलन का उसके चर के सापेक्ष अवकल गुणांक है और यह प्रक्रिया अवकलन कहलाती है थी। नोटेशन के रूप में हमने देखा था कि यदि कोई फलन y बराबर fx से प्रदर्शित किया जाता है, जहां y x पर डिपेंड करता है, तो y का इस अपने स्वतंत्र चर x के सापेक्ष जब हम अवकल गुणांक निकालते हैं, जिसे हम अवकलज कहते हैं, यह अवकलज d/dx यह ऑपरेटर होता है किसका? y का से प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम कहें कि यदि d/dx किसी फलन fx का अवकलज phi(x) आता था, हमने देखा था वहां पे, मतलब यदि fx दिया हुआ है तो उसका अपने स्वतंत्र चर के सापेक्ष हम अवकलज निकाल सकते हैं और वह phi(x) आता है। इस केस में सपोज करिए कि हमें केवल fx दिया हुआ है और इस यह phi(x) दिया हुआ है। phi(x) क्या है? यह fx का अवकलज है। हमें केवल phi(x) दिया हुआ है और कहा जाए कि उस फलन को ज्ञात कीजिए जिसका यह phi(x) अवकलज है। मतलब fx से phi(x) को प्राप्त करना अवकलन कहलाता है और phi(x) से इस fx को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समाकलन के नाम से जानते हैं, उसे हम इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हमने यहां लिखा है कि y का, एक बार और मैं लिख देता हूं, कि किसी फलन fx का x के सापेक्ष अवकलज या अवकल गुणांक अवकलज यदि दूसरा फलन है, तो इस phi(x) का जब हम उसके स्वतंत्र चर के सापेक्ष समाकलन करते हैं, समाकलन निकालते हैं, तो यह हमारा fx प्राप्त होता है। यही हमने देख लिया कि किसी फलन का अवकलन प्रक्रिया द्वारा यदि phi(x) प्राप्त होता है, तो इसकी रिवर्स प्रक्रिया अर्थात phi(x) से fx प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समाकलन के नाम से जानते हैं। नोटेशन की यदि हम बात करें, समाकलन को हम इंटीग्रेशन से लिखते हैं। समाकलन को एक और रूप से लिखा जाता है समेशन के रूप में।
समेशन का यदि हम s लेते हैं और थोड़ा सा बीच वाला हिस्सा बढ़ा कर देते हैं तो इसे कहा जाता है समाकलन का चिन्ह। समाकलन हमें निकालना था, किसका निकालना था? फाई एक्स का निकालना था। किसके सापेक्ष निकालना था? x के सापेक्ष निकालना था। तो इसको हम dx से प्रदर्शित करते हैं और यह बराबर होगा fx। जब हम x के सापेक्ष किसी फलन फाई x का समाकलन निकालेंगे तो उसको मैथमेटिकल ढंग से इस रूप से प्रदर्शित करेंगे जहां यह जो चिन्ह है इसे हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं या इसे हम समाकलन का चिन्ह कहते हैं। फाई एक्स जिस फलन का समाकलन हमें निकालना रहता है उसे हम समाकल्य कहते हैं, उसे हम इंटीग्रेंड कहते हैं। ये तो बताया ही हमने, x के सापेक्ष को यह प्रदर्शित करता है। ये जो रिजल्ट के रूप में fx प्राप्त होता है इसे हम समाकल कहते हैं, इसे हम इंटीग्रल कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। हमने देखा है कि यदि d अपान में dx साइन x, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि साइन x का x के सापेक्ष अवकलज क्या होता है? साइन x का x के सापेक्ष अवकलज यदि cos x हो तो यदि इसको हम रिवर्स रूप में लिखें, cos x का समाकलन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा? sin x हो जाता है। यह प्रक्रिया है अवकलन से समाकलन की तरफ चलने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा है कि जैसे प्लस और माइनस एक दूसरे के विपरीत संक्रियाएं कही जाती हैं, उसी तरह से हमारा अवकलन और समाकलन भी एक दूसरे की रिवर्स ऑपरेशन है या प्रतिलोम संक्रियाएं होती हैं। इससे एक चीज और हमें प्राप्त होता है, जैसे यहां पर हमने बताया है कि साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन हम जानते हैं cos x होता है। तो इस ज्ञात सूत्र की सहायता से हम साइन cos x का x के सापेक्ष समाकलन निकाल सकते हैं और वह हमारा साइन x के बराबर आता है। अर्थात हम अवकलज के ही सूत्रों से समाकलन के सूत्रों का निगमन करते हैं, रिवर्स कर करके हम आर्डर बदल देते हैं और उस आर्डर को बदलने के बाद एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। यदि हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यदि परिभाषा की बात करें, समाकलन की परिभाषा होती है कि किसी ज्ञात अवकलज से उस फलन को ज्ञात करने की प्रक्रिया समाकलन कही जाती है। ज्ञात अवकलज से उस फलन को ज्ञात करने की प्रक्रिया समाकलन कही जाती है जिसका अवकलज वह फलन दिया हुआ है। अर्थात मैथमेटिकली रूप से हम कहें, सिंपल सी चीज कहें यदि d अपान में dx कैपिटल fx यदि स्मॉल fx के बराबर हो, यहाँ से हम लिख सकते हैं स्मॉल fx dx इक्वल टू
कैपिटल एफ एक्स। एक्सप्लेन कर लें। डी अपान डी एक्स का मतलब अवकलज निकालना एक्स के सापेक्ष इस फलन कैपिटल एफ एक्स का, और यह आता है स्मॉल एफ एक्स। तो हम अब जब स्मॉल एफ एक्स का समाकलन करेंगे कैपिटल एफ एक्स पाने के लिए, तो उसको हम बाय नोटेशन लिखते हैं इंटीग्रेशन, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स बराबर कैपिटल एफ एक्स। यदि हम समाकलज के प्रकार की बात करें, कितने तरीके का समाकलज होता है? समाकलन दो प्रकार का होता है। एक जिसे हम कहते हैं अनिश्चित समाकलन, जिसे हम कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं निश्चित समाकलन। इसे हम डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको मैं बता देता हूं। अनिश्चित समाकलन का ये मतलब हुआ, जैसे हमने अवकलन किया डी अपान डी एक्स एक्स क्यूब का, क्या आएगा? 3x आएगा। यदि हम 3x का समाकलन करेंगे तो x क्यूब आएगा, अर्थात 3x का x के सापेक्ष समाकलन हमारा x क्यूब आएगा। यदि हम d अपान में dx एक्स क्यूब प्लस 5 का, सॉरी ये 3x स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब प्लस 5 का यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यहां फिर x क्यूब का अवकलन होगा 3x स्क्वायर और 5 का 0 हो जाएगा। यदि इस पर हम 3x स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन निकालें, 3x स्क्वायर के x के सापेक्ष समाकलन निकालेंगे तो इस केस में क्या होगा? x क्यूब प्लस 5 आ जाएगा। इसी तरह से एक और ले लें, एक्स क्यूब प्लस सी, इसका अवकलन x के सापेक्ष हो जाए 3x स्क्वायर, और तब 3x स्क्वायर का यदि हम x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस सी प्राप्त होगा। अब केवल इस हिस्से को हम देखें ध्यान से। 3x स्क्वायर के x के सापेक्ष समाकलन x क्यूब हुआ, 3x स्क्वायर के x के सापेक्ष समाकलन एक्स क्यूब प्लस 5 हुआ, 3x स्क्वायर के x के सापेक्ष समाकलन एक्स क्यूब प्लस सी हुआ। अर्थात जो हमारा फलन है वह तो सेम आ रहा है समाकल के रूप में, केवल एक अचर का अंतर है। इस केस में अचर का मान क्या है? 0 है। अर्थात एक ही फलन का एक ही चर के सापेक्ष अलग अलग समाकल प्राप्त होता है, इंटीग्रल प्राप्त होता है। इसको दूर करने के लिए हम 3x स्क्वायर dx का जब भी समाकल निकालते हैं तो उसे हम एक्स क्यूब और अंत में प्लस 1c जोड़ देते हैं। यह प्लस सी अनिश्चितता को प्रदर्शित करता है, इसीलिए इस प्रकार के समाकलन को हम अनिश्चित समाकलन के नाम से जानते हैं। एक्स क्यूब प्लस सी जब हमारा समाकल प्राप्त होता है तो इसे कहा जाता है जनरल इंटीग्रल। जनरल इंटीग्रल या इसको कहा जाता है व्यापक समाकल। व्यापक समाकल
अच्छा, इस केस में यदि हम c का मान 5 रख देते हैं तब जो 5 है वो तो निर्धारित हो गया है, हमने c की वैल्यू पुट कर दी। इस केस में c का मान अनिश्चित है, लेकिन किसी प्रकार से हम c का मान प्राप्त कर लिए और c का मान सपोज करिए कि ये 5 आ गया, तो हमारा 3x² का समाकलन क्या निकल गया, x³ + 5। यहां अनिश्चित अचर नहीं है, यहां निश्चित अचर हो गया 5। इसलिए इस प्रकार के जो समाकल हमारा है उसको कहा जाता है पार्टिकुलर इंटीग्रल, या जिसे हम कहते हैं विशिष्ट समाकल। ये तो हो गई अनिश्चित समाकलन की बात। अनिश्चित इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम अंत में +c ऐड करते हैं जो अनिश्चितता को प्रदर्शित करता है, इसलिए इस प्रकार के समाकलन को हम अनिश्चित समाकलन कहते हैं। यह एक क्वेश्चन हुआ जिसमें किसी भी अवकलज से उस फलन को प्राप्त करना, उस फलन को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम अनिश्चित समाकलन के नाम से निर्धारित करते हैं। दूसरा, यदि हमें कोई फलन दिया हुआ है और फलन का हमें ग्राफ दिया हुआ है, इसके लिए हम 2 सीमाएं निर्धारित कर दें। इस ग्राफ से इन 2 सीमाओं के अंतर्गत बाउंड्री रीजन कहा जाता है, बंद, ठीक है। इसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है वह क्षेत्रफल निकालने की जो प्रक्रिया होती है समाकलन विधि से, उस विधि को हम लोग निश्चित समाकलन के अंतर्गत ज्ञात करते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समाकलन 2 प्रकार के ही होते हैं, एक अनिश्चित समाकलन और दूसरा निश्चित समाकलन। इनको हम अलग अलग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज अनिश्चित समाकलन को। अनिश्चित मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हम आज शुरू करते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें अनिश्चित समाकलन को शुरुआत करें। इसके लिए हमने कहा कि अवकलज के ही ज्ञात सूत्रों से हम लोग अनिश्चित समाकलन के क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। हम जानते हैं कि d/में dx e⁴x बराबर होता है e⁴x। समाकलन थ्योरी का हम यूज करें, इस फलन का यदि हम x के सापेक्ष समाकलन निकालेंगे तो यह हमारा e⁴x ही प्राप्त होगा। दूसरा, हम जानते हैं साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1/√1 - x²। इसका मतलब है कि 1/√1 - x² का x के सापेक्ष जब हम समाकलन निकालेंगे तो यह साइन इनवर्स x के बराबर आएगा। चूंकि यह अनिश्चित समाकलन है इसलिए जब भी हम आंसर लिखते हैं +c अंत में जरूर कर लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी अवकलन के सूत्रों से समाकलन के सूत्रों का निगमन कर सकते हैं। अब बात आती है, ये तो सीधा सीधा हो गया कि e⁴x का हमें समाकलन निकालना है तो e⁴x हमने लिख दिया, +c जोड़ दिया। लेकिन यदि e⁴x में
किसी अचर का गुणा हो, 5e⁻x दिया हो, 10e⁻x दिया है, अर्थात एक फलन में एक अचर का जब गुणा हो तब हम उसका समाकलन कैसे निकालें। और दूसरा, यदि इन दोनों को जोड़ करके या घटा करके दे दिया गया हो, दो फलनों की योगफल या अंतर का हम समाकलन कैसे निकालें, तो उसके लिए हमारे पास दो थ्योरम हैं। पहला प्रमेय कहता है, प्रमेय नंबर 1, कि यदि दो फलन हमारे दिए हुए हैं, एक है fx, दूसरा है gx, और दोनों के योगफल का हमें x के सापेक्ष समाकलन निकालना है, तो हम करते क्या हैं कि पहले फलन fx का x के सापेक्ष समाकलन निकाल दिए, फिर दूसरे फलन gx का x के सापेक्ष समाकलन निकाल दिए, और फिर इन दोनों को हम आपस में ऐड कर दिए। माने फलनों के योगफल का समाकलन फलनों के समाकलनों के योगफल के बराबर होता है। ये थ्योरम यदि योगफल के लिए सत्य है तो यह थ्योरम हमारा अंतर के लिए भी सत्य होगा, अर्थात fx माइनस gx का x के सापेक्ष समाकलन बराबर fx का समाकलन माइनस gx का समाकलन। एक तो ये हमारा थ्योरम है। दूसरा थ्योरम ये कहता है कि यदि कोई फलन दिया हुआ है और इस फलन में किसी अचर का गुणा है और इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है, चूंकि k जो अचर है वह x से इंडिपेंडेंट होता है, तो हम इस k को इस समाकलन के चिन्ह से बाहर कर देते हैं, अर्थात हम fx का x के सापेक्ष समाकलन निकालेंगे और उसमें हम k का गुणा कर देंगे। इन दो सूत्रों की सहायता से, दो प्रमेयों की सहायता से और ज्ञात सूत्रों की सहायता से हम समाकलन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया, इंटीग्रेशन 5e⁻x माइनस 7 sin x प्लस 3 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये dx, इसका हमें समाकलन निकालना है। यदि हम पहले थ्योरम की बात करें, योगफल या अंतर को हम अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग फलनों पर हम समाकलन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ ऑपरेट कर दिया, हमारे यहाँ पर 3 पद हैं, एक बार इस पर हम समाकलन ऑपरेट करें 5e⁻x किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष, फिर चिन्ह है माइनस, इस पर यदि हम इंटीग्रेशन ऑपरेट करते हैं 7 sin x dx, फिर चिन्ह क्या है, प्लस है। उसके बाद हम 3 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर यदि हम इंटीग्रेशन को ऑपरेट करें तो हमारा इस तरह से एक्सपेंशन होता है। दूसरा थ्योरम कहता है कि यदि फलन में अचर का गुणा है तो पहले हम अचर को बाहर निकाल देते हैं। हमने यहाँ अचर को बाहर निकाल दिया, 5 हमारा अचर है, हमने 5 को बाहर निकाल दिया, बचा e⁻x dx, माइनस 7 को बाहर निकाला sin x dx, और प्लस 3 को हमने बाहर निकाला 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। e⁻x का x के सापेक्ष समाकलन अभी हमने दिखाया था, e⁻x का समाकलन e⁻x से ही होता है, तो इसका मान हो गया e⁻x। इस पूरे की जगह पे e⁻x रखेंगे तो आंसर हमारा आएगा, अगला स्टेप हमारा होगा 5e⁻x, ये हल हो गया। माइनस 7 है, अब बचा sin x dx, उसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे
cos x का x के सापेक्ष अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। माइनस को इसके साथ एडजस्ट करें तो साइन एक्स का x के सापेक्ष समाकलन होगा माइनस कॉस एक्स। उस सूत्र का हम यहाँ प्रयोग करेंगे तो इसका समाकलन आएगा माइनस में कॉस एक्स, इस माइनस को यह प्लस कर लेगा अर्थात प्लस 7 कॉस एक्स। अच्छा अब बताएं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका अवकलन होता है? यहाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है, अर्थात 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन tan इनवर्स एक्स हो जाएगा और उसके साथ 3 गुणा हुआ है प्लस के साथ, तो इसका मान होगा 3 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, एक अचर इसके साथ जोड़ते, एक अचर इसके साथ जोड़ते, एक अचर इसके साथ जोड़ते और तीनों अचर को हम मिला करके अंत में एक नया अचर लिख दे रहे हैं। यह हमारा दिए गए क्वेश्चन को हमने हल कर लिया है।